अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी हिंदी सुपर सेट 04 पर एक गहरी नजर डालेंगे। इस सेट में हम संपूर्ण व्याकरण को अभ्यास प्रश्नों और स्टडी नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे ताकि हिंदी में पूरे नंबर पक्के हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने व्याकरण के कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि हिंदी भाषा असल में काम कैसे करती है। इसकी अपनी एक लय है, एक लॉजिक है। हाँ, और अक्सर हम नियमों को रट तो लेते हैं पर उनके पीछे का क्यों नहीं समझ पाते। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सवालों के बहाने हम उस लॉजिक को पकड़ें। तो शुरुआत करते हैं शब्दों की बनावट से, मतलब कि वर्तनी और संधि से। जी। हमारे नोट्स में पहला ही सवाल श्रृंगार की सही वर्तनी को लेकर है। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें मुझे लगता है 90% लोग गलती करते हैं और इसकी एक वजह भी है। हम जब श्रृंगार बोलते हैं तो श में र की ध्वनि भी सुनते हैं और री की भी। तो लिखने में लोग क्या करते हैं कि श के नीचे र का पदेन रूप भी लगा देते हैं और री की मात्रा भी। हाँ, दोनों एक साथ। जबकि व्याकरण का नियम कहता है कि र और री दोनों एक ही परिवार के हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते। तो सही शब्द है श्रृंगार, जिसमें श के साथ सिर्फ री की मात्रा लगती है। अच्छा, तो ये एक तरह की ज्यादती है, मतलब हम एक ही जगह पर दो एक जैसी चीजें लगा रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा ही एक और बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है उज्ज्वल। इसमें आधे ज को लेकर बड़ी उलझन रहती है। उज्ज्वल में हमेशा दो आधे ज आते हैं। ये उत प्लस ज्वल की संधि से बनता है। नियम के अनुसार जब त के बाद ज आता है तो वो त भी आधे ज में बदल जाता है। अच्छा, तो एक आधा ज पहले से था और एक त का बन गया, तो दो हो गए। जी, इसीलिए उज्ज्वल। ये तो बहुत साफ हो गया। मतलब नियम पता हो तो वर्तनी रटने की जरूरत ही नहीं है। और आपने संधि की बात की, तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल है सदैव शब्द को लेकर। इसका संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। ये वृद्धि संधि है, पर मुझे हमेशा, सच कहूं तो, वृद्धि और गुण संधि में थोड़ी उलझन होती है। ये बहुत आम उलझन है। इसको पहचानने का एक बड़ा मजेदार एक विजुअल तरीका है। कुछ लोग इसे टू एंटेना ट्रिक कहते हैं। टू एंटेना? हाँ, जब भी किसी शब्द के बीच में ए या औ की मात्रा दिखे, मतलब शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं, तो समझिए वहां वृद्धि संधि है। जैसे सदैव में दै के ऊपर दो मात्राएं हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये दो मात्राएं आती कहाँ से हैं? इसका लॉजिक है ध्वनियों का मिलना। जब अ या आ की ध्वनि, जो कि एक मात्रा वाली है, वो ए या ए की ध्वनि से मिलती है, तो वो मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली, एक वृद्ध ध्वनि बनाती है ए, यानी दो मात्रा। इसी तरह अ या आ और ओ या औ मिलकर औ बन जाते हैं, दो मात्रा वाले। जी। तो सदा का आ और एव का ए दोनों मिलकर शक्तिशाली ए बन गए। कमाल है। तो शब्द सही लिखने से लेकर उन्हें सही जोड़ने तक हर चीज के पीछे एक तर्क है। अब जब शब्द सही बन गए हैं तो देखते हैं कि वाक्य में ये क्या-क्या भूमिका निभाते हैं। अगला विषय है संज्ञा और कारक। एक सवाल है, स्वतंत्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा। और जानते हैं, व्याकरण की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जिंदगी के फलसफे को भी अपने अंदर समेट लेती है। वो कैसे? आप भाववाचक संज्ञाओं को ही देखिए। स्वतंत्रता, ईमानदारी, बचपन, प्रेम, घृणा, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। और शायद जिंदगी की सबसे कीमती चीजें ऐसी ही होती हैं। वाह, इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। ये परिभाषा से कहीं ज्यादा गहरी बात है। अब इसी से जुड़ा कारक का एक सवाल देखते हैं। वाक्य है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इसमें सम्मान में कौन सा कारक है? या कहाँ हो रही है? तो आयोजन कहाँ हो रहा है? सम्मान में। सही है। कारक में एक जगह और बहुत उलझन होती है, जो हमारे नोट्स में भी है। वो है संप्रदान और कर्म कारक। खासकर जब को विभक्ति आती है, जैसे भिखारी को दान दिया और धोबी को कपड़े दिए। दोनों में को है पर कारक अलग अलग है। हाँ, और इसे समझने का एक बड़ा मजेदार देसी तरीका है, जिसे हम धोबी घाट का नियम कह सकते हैं। धोबी घाट का नियम, ये क्या है? नियम ये है कि जो चीज देकर वापस लेनी हो,
जैसे धोबी को दिए कपड़े, वहां कर्म कारक लगता है, क्योंकि वो एक तरह का ट्रांजैक्शन है। क्रिया का असर कपड़ों पर पड़ रहा है। लेकिन जो चीज हमेशा के लिए दे दी, जिसका उद्देश्य ही देना हो, जैसे भिखारी को दान, वहां संप्रदान होगा। बिल्कुल, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान शब्द में ही प्रदान यानी देना छिपा है। बहुत खूब। मतलब जहां इरादा हमेशा के लिए देने का हो, वहां संप्रदान। ये नियम तो अब हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं वचन पर। हिंदी में दो ही है, एक वचन और बहुवचन। इससे जुड़ा एक सवाल है, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? और उत्तर है दर्शन। जी, जैसे हम कहते हैं प्रभु के दर्शन हो गए, गया नहीं। ये एक पूरी लिस्ट है जो सबको याद रखनी चाहिए। ये VVIP लिस्ट है। दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, समाचार, अक्षत। ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे उसके तो होश उड़ गए, उड़ गया नहीं। बिल्कुल सही। और एक बात और, किसी को आदर देने के लिए भी हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आ रहा है नहीं। सही। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया और वाच्य पर। एक सवाल है, वह खेल रहा है, इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? ये अकर्मक क्रिया है, और इसे पहचानने का सबसे आसान टेस्ट है क्या टेस्ट। क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर पूछिए, क्या खेल रहा है। इस वाक्य में कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। तब क्या खेल रहा है का जवाब मिलता है क्रिकेट, तब ये सकर्मक होती। अच्छा, तो जब तक कर्म वाक्य में लिखा न हो, क्रिया अकर्मक ही मानी जाएगी। जी, समझ गया। अब क्रिया से ही जुड़ा है वाच्य यानी वॉइस। एक वाक्य है, उससे बैठा नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? ये सुनकर ही सिर चकराने लगता है। इसे आसान बनाते हैं। वाच्य का मतलब है कि वाक्य में हीरो कौन है, कर्ता, कर्म या फिर भाव। उससे बैठा नहीं जाता में जोर न तो उस पर है न किसी कर्म पर। जोर है बैठने की क्रिया के न हो पाने के भाव पर, एक तरह की असमर्थता पर। एक नेगेटिव फीलिंग पर। हाँ, इसलिए ये भाववाच्य है। इसकी पहचान अक्सर नकारात्मक वाक्यों और अकर्मक क्रिया से होती है। अच्छा, तो फोकस इस बात पर है कि काम हो ही नहीं पा रहा। ये तो काफी आसान हो गया। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। एक प्रश्न है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी क्वांटिटी। इसको पहचानने का भी सवाल जवाब वाला तरीका है। क्रिया से पूछो कितना, कितनी मदद करो? जवाब मिला थोड़ी सी। तो जहां कितना का जवाब मिले वो परिमाणवाचक, कब का जवाब मिले तो कालवाचक जैसे कल, कैसे का जवाब मिले तो रीतिवाचक जैसे भीरे, और कहाँ का जवाब मिले तो स्थानवाचक जैसे यहाँ। एकदम साफ। हमने शब्दों की बनावट और उनके किरदार देख लिए। अब देखते हैं शब्दों के अलग अलग रंग, मतलब उनका मूल कहाँ से है, उनके हमशक्ल कौन है और उनके विपरीत कौन खड़े हैं। तो सबसे पहले तत्सम और तद्भव। एक सवाल है, बौना का तत्सम रूप क्या है? बोना का तत्सम है वामन, जैसे भगवान विष्णु का वामन अवतार। तत्सम यानी तत् प्लस सम, उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। और तद्भव यानी तत् प्लस भव, उससे पैदा हुआ, मतलब संस्कृत से बदल कर बना हुआ। क्या इन्हें पहचानने का कोई पैटर्न भी है, सिर्फ रटने के अलावा? हाँ, कई पैटर्न हैं। जैसे जिन तत्सम शब्दों में क्ष या ज्ञ आता है, तद्भव में वे अक्सर ख या ज बन जाते हैं। जैसे अक्षर से आखर या क्षेत्र से खेत बन जाता है। अच्छा, और भी कुछ शब्द हैं ऐसे? जैसे अनार, कोयल। जी। अनार का तत्सम है दाड़िम, कोयल का कोकिल, लौंग का लवंग और कपड़ा का करपट। अच्छा, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, ओखली का तत्सम रूप क्या है? ये कमेंट में बताएं। बढ़िया। अब आते हैं शब्दों के भेद पर। एक सवाल है, खिड़की कैसा शब्द है? खिड़की एक देशज शब्द है, मतलब जो इसी देश की बोलियों से जन्मा है। जैसे तोता, फुनगी, तेंदुआ, खिचड़ी, लोटा, खटिया। इन शब्दों का कोई संस्कृत मूल नहीं मिलता। दिलचस्प है। अब शब्दों के हमशक्ल यानी पर्यायवाची पर आते हैं। सवाल है, अलंकेश किसका पर्यायवाची है? अलंकेश धन के देवता कुबेर का पर्यायवाची है। उनके और भी नाम हैं धनद, यक्षराज, धनाधिप, धनेश। ठीक है। और कुछ दूसरे जरूरी पर्यायवाची, जैसे बादल या बिजली? हाँ, बादल के लिए मेघ, नीरद, जिमूत, पयोधर। और बिजली के लिए चपला, विद्युत, दामिनी, तड़िता।
पर्यायवाची से भी ज्यादा दिलचस्प होते हैं अनेकार्थी शब्द, जहां एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। बिल्कुल। हमारे नोट्स में एक अद्भुत उदाहरण है, जल, प्राण, पुत्र। ये तीनों किस एक शब्द के अनेकार्थी हैं? ये तीनों जीवन के अनेकार्थी हैं। और जरा सोचिए ये कितना गहरा है। भाषा की कितनी बड़ी बचत और कितना बड़ा काव्य है इसमें। जल ही जीवन है, ये सच है। प्राण चले गए तो जीवन चला गया, ये भी सच है। और पुराने समय में वंश चलाने वाले पुत्र को भी जीवन माना जाता था। सच में ये तो भाषा का जादू है। हाँ। ऐसा ही एक और शब्द है मीन। इसका समानार्थी क्या है? मीन का मतलब है मछली, तो इसके समानार्थी होंगे मत्स्य, झक, शफरी, जल जीवन। एक और शब्द है शिलीमुख। इसके भी दो अर्थ हैं क्या? हाँ, शिलीमुख का एक अर्थ है भ्रमर यानी भौरा, और दूसरा अर्थ है बाण यानी तीर। अब आप सोचिए, अगर किसी कविता में ये शब्द आए तो सही अर्थ क्या है, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही बता सकता है। और जहां हम शक्ल है वहां दुश्मन भी होंगे, मतलब विलोम शब्द। एक आसान सा सवाल है, असली का विलोम? नकली। और अक्षर का विलोम क्या है? अक्षर का विलोम है क्षर, और ये सिर्फ एक रटा रटाया विलोम नहीं है। इसके पीछे भी एक दर्शन है। अक्षर यानी जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, द इम्पेरिशेबल, और क्षर यानी जो नाशवान है, द पेरिशेबल। ये शब्द हमें ब्रह्म और संसार का भेद बताते हैं। क्या बात है, आज तो व्याकरण में दर्शन शास्त्र की क्लास भी हो गई। चलिए अब वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आते हैं। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं अंतःपुर। और जिसे बुलाया ना गया हो? वो होता है अनाहूत, बिन बुलाया मेहमान। और इसका विलोम भी याद रखना जरूरी है, आहूत, यानी जिसे बुलाया गया हो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब भाषा की कुछ और बारीकियों पर चलते हैं, जैसे मुहावरे और वाक्य शुद्धि। एक मुहावरा है कान भरना। इसका क्या मतलब है? कान भरना का सीधा सा मतलब है चुगली करना, किसी के खिलाफ किसी के मन में जहर घोलना। और इसी से मिलता जुलता एक मुहावरा है कान लगाना, जो आज का हमारा होमवर्क भी है। हाँ, कान लगाना का मतलब है ध्यान देना, गौर से सुनना। देखिए, सिर्फ क्रिया बदलने से, भरना से लगाना करने से अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। अब वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। एक वाक्य है, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसमें क्या गलती है? यहाँ शब्दों का क्रम गलत है। एक जो संख्या है वो पुस्तक के लिए है, गीतों के लिए नहीं। गीत तो कई हैं, इसलिए सही क्रम होगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। सही है। लॉजिक ये है कि विशेषण को हमेशा उस संज्ञा के पास होना चाहिए जिसकी वो विशेषता बता रहा है। बिल्कुल सही। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, वाक्य भेद। एक वाक्य है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये सरल वाक्य है, मिश्र है या संयुक्त? ये एक संयुक्त वाक्य है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है फ्लो को देखना। सरल वाक्य में एक ही स्मूथ फ्लो होता है, जैसे बच्चे नाश्ता करके स्कूल गए। एक ही क्रिया, एक ही विचार। और मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर निर्भर। एक के बिना दूसरा अधूरा है, जैसे जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। एक शर्त जैसा। जी। और संयुक्त वाक्य में दो बराबर के स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जो एक कनेक्टर, एक योजक शब्द जैसे और, लेकिन, इसलिए से जुड़े होते हैं। लक्ष्मी गई, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। सोफिया आ गई, ये भी अपने आप में पूरा है। और ने बस इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया है। शानदार। सरल, मिश्र और संयुक्त का इतना साफ अंतर आज समझ आया। जी। तो ये था हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का विश्लेषण। अब आखिर में एक गद्यांश है भीड़ के बारे में। इसके मुख्य बिंदु क्या है? जी, ये गद्यांश भीड़ के अनुभव के बारे में है। पहला पॉइंट है कि हम सब एक भीड़ से गुजरते हैं। दूसरा, सुबह घर से निकलकर हम अपने दिन को सार्थक बनाते हैं। तीसरा, जो लोग मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ का अनुभव अलग होता है। चौथा, वे सशंकित होकर, मतलब डर कर, सवारी से भीड़ पार करते हैं। और पांचवां, लेकिन जो पैदल चलते हैं वे खुद उस भीड़ का एक हिस्सा होते हैं। तो ये पैदल चलने वाले और गाड़ी में चलने वाले के नजरिए का फर्क बता रहा है। ठीक है, तो आज के सत्र को समाप्त करने से पहले गृह कार्य। एक जरूरी तथ्य, झाड़ू एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप सम्मार्जनी या वर्धिनी है। जी बिल्कुल। और आज का सवाल था मुहावरे कान लगाना का क्या अर्थ है, जिसका सही जवाब है ध्यान देना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेट में। आज हमने देखा कि व्याकरण सिर्फ नियमों का एक सूखा सेट नहीं है, बल्कि भाषा के पीछे का लॉजिक और उसकी आत्मा है।
जीवन जैसे एक शब्द में कितने गहरे अर्थ छुपे हो सकते हैं। आज के लिए बस एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। शीलीमुख की तरह हिंदी का कोई और ऐसा शब्द सोचिए जिसके दो बिल्कुल अलग, यहां तक कि विरोधाभासी मतलब हों, और सोचिए कि भाषा कैसे एक ही शब्द में इतनी दुनियाएं समेट लेती है। हमसे भी जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेट की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।